हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा टॉपिक जो हमारे सिलेबस में रहता है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड दैट लीनियर प्रोग्रामिंग यू ऑलरेडी डन इन योर 11th क्लास विद नेम चैप्टर नेम्ड एज लीनियर इनइक्वलिटीज। तो आपने जो लीनियर इनइक्वलिटी वाला चैप्टर 11th में किया था, जिसमें हम लीनियर इनइक्वलिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशंस करते हैं टू वेरिएबल्स, तो वही चैप्टर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से यूज करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग मींस कि हाउ वी कैन यूज दिस लीनियर इनइक्वलिटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इनइक्वलिटीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मींस प्लानिंग, हाउ वी कैन प्लान आवर बिजनेस एंड हाउ वी कैन हेल्प इन आवर बिजनेस यूजिंग दिस इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज की हेल्प हम अपने बिजनेस की प्लानिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं। So that point we will discuss in this topic named as linear programming. इस linear programming में हम actually this chapter is related to the commerce, कि हमें अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है अपने, तो उस बिजनेस सेटअप करने में हम लीनियर इनइक्वलिटीज की हेल्प किस किस ढंग से ले सकते हैं। तो सपोज लेट्स वी स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जैसे इस लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास मेनली 3-4 तरह के टॉपिक आएंगे। जैसे हम कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस सेटअप में हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट बिजनेस। अगर सपोज हमने कोई प्रोडक्शन कंपनी खड़ी करनी है, तो हाउ वी कैन मेक आवर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो कई बार हम इस लीनियर इनइक्वलिटीज को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ करेंगे, तो कई बार हम मिनिमम कॉस्ट के लिए यूज़ करेंगे। और इट्स लाइक दैट कि बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे हम लीनियर इनइक्वलिटीज को यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली आपके सिलेबस में मेनली 3 टॉपिक ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। वन इज इन केस ऑफ प्रोडक्शन हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। फर्स्ट इज रिलेटेड टू मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे किया जाता है, दैट इज अंडर द टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी प्रोडक्ट की अपनी कंपनी में, तो उस प्रोडक्शन पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम का क्या होता है कि सपोज करो किसी बिजनेसमैन ने प्लान किया कि वो एक कोई पीजी पेइंग गेस्ट एक हॉस्टल बनाएगा फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स एनीथिंग, और उन बॉयज और गर्ल्स को जो डाइट प्रोवाइड करना चाहता है उस डाइट का उन्होंने चार्ट लगा दिया अपने हॉस्टल में। तो अब वो उसके हॉस्टल में बच्चे एडमिट हो जाते हैं, उसके हॉस्टल में बच्चे आ जाते हैं रहने के लिए। तो वो फिर प्लान करता है कि जो मैंने चार्ट पे डाइट मेंशन की है उसमें जो जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, प्रोटीन्स कितने देने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने देने हैं, मिनरल्स कितने देने हैं, उनकी कम से कम अमाउंट बच्चों को मिलती रहे, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में मैं कैसे उसको प्रोवाइड करूं। तो दैट इज अबाउट डाइट प्रॉब्लम कि हाउ वी कैन गेट द रिक्वायर्ड डाइट इन मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में आप वो डाइट कैसे बना सकते हो जिसका आपने प्रॉमिस किया है बच्चों से। एंड थर्ड टॉपिक इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा बेटा, जैसे सपोज करो दो ब्रदर्स हैं, एक ही फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों ही किसी स्कूल में जाते हैं और स्कूल उनका 4 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो व्हाट विल बी द बेस्ट वे? सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है कि दोनों बच्चे एक ही स्कूटर पे चले जाएं, तो उनका कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही स्कूटर पे चले जाते हैं। अगर दोनों बच्चे अलग अलग स्कूटर पे जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि जब हमारे पास कोई बिजनेस है हमारा और उसमें हमें कुछ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ वी कैन रिड्यूस और हाउ वी कैन मिनिमाइज आवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम अपना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक मेनली कई बार ये 3 हमारे मेन टॉपिक हैं, बट एक पॉइंट फिर से कई बार पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन प्रॉब्लम। जनरल सा क्वेश्चन होता है एलोकेशन प्रॉब्लम। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस एलोकेशन प्रॉब्लम पे कि आप जब कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ इट इज रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम, बट फिर ये कॉमन है सभी मैथ्स के बच्चों के लिए। तो हम एलोकेशन प्रॉब्लम में अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, वेदर दैट बिजनेस इज
कैसा भी बिजनेस है, वो कितना भी बड़ा या छोटा बिजनेस है, तो उस बिजनेस को शुरू करने में उसको बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगी होती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए वो पर्सन अपनी लिमिटेड अमाउंट में, मान लो उसके पास कंडीशंस भी हैं, बाउंडेशंस भी हैं, उसके पास पैसे की बाउंडेशन भी है, उसके पास स्पेस की बाउंडेशन भी है, उसके पास टाइम की बाउंडेशन भी है, उसके पास लेबर की बाउंडेशंस भी है। तो इन सभी बाउंडेशंस में वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकता है। तो एलोकेशन प्रॉब्लम में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये पता करना होगा कि दी हुई कंडीशंस में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से आ सकता है। तो एक एलोकेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं बेटे सबसे पहले। तो let's we have to take one example. Suppose let one person that is named as Suresh that wants to start a business, एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, बिजनेस ऑफ फर्नीचर। मान लो उसने डिसाइड किया कि वो एक कोई फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना चाहता है। जैसे मैं हूं, मैंने सोचा कि मैं बिजनेस का सेल परचेज का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तो जब कोई भी पर्सन कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे आप अपने आप को सुरेश की जगह आप अपने आप को मान के देख लो। तो फर्स्ट थिंग उसने देखना होगा कि उसके पास स्पेस कहाँ है। नंबर एक, वो चेक करेगा कि स्पेस कहाँ है। स्पेस, उसको कोई शोरूम, कोई उसको जगह, कोई दुकान उसको लेनी पड़ेगी जहाँ पे वो अपना बिजनेस सेट कर सके। तो वो स्पेस को लिए ढूंढेगा कि उसको स्पेस कहाँ लेना है। तो वो स्पेस के लिए मार्केट में जाएगा, मार्केट में जगह देखेगा कि मार्केट में कहाँ पे कितनी जगह मिल सकती है उसको। पहली कंडीशन कि उसको दुकान जो लेनी है वो बहुत बड़ी लेनी है, बहुत छोटी लेनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज इन्वेस्टमेंट। नंबर एक, स्पेस। नंबर टू, स्पेस का मतलब होता है कि उसमें कितने सारे आइटम्स रखे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो उसको एक दुकान छोटी मिली है, तो छोटी दुकान में वो 100 फर्नीचर के 100 पीसेज नहीं रख सकता या 1000 पीसेज नहीं रख सकता। एक ऐसी दुकान है जिसमें पीसेज सिर्फ 50 आ सकते हैं। तो इट मीन्स वो बाउंडेड हो गया कि 50 से ज़्यादा फर्नीचर के पीसेज वो परचेज करके अपनी दुकान में नहीं रख सकता सेल के लिए। तो यहाँ पे पहली बाउंडेशन स्पेस की आ रही है। दूसरी बाउंडेशन होती है बेटा अमाउंट की, कि हाउ मच अमाउंट ही हैव टू स्पेंड ऑन दिस बिजनेस। वो अपने बिजनेस में कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, कितने पैसे स्पेंड कर सकता है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस वन, वेरी सिंपल। इसमें कोई मैथमेटिक्स जैसा कोई फॉर्मूले या वो कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट कॉमन क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो वो जो सुरेश है दैट स्टार्ट हिज बिजनेस विद 2 थिंग्स। नंबर 1, फर्नीचर में वो 2 चीजों से अपना बिजनेस शुरू करता है, टेबल और चेयर्स से। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटे उनमें 2 ही चीजें होंगी जहां से वो बिजनेस को शुरू करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है ये, लेकिन एलोकेशन बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ चीजें बना नहीं रहे हैं, बस हम सेल कर रहे हैं। तो कई बार प्रोडक्शन में भी ऐसे ही आएगा। अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है आइटम्स की तो वहां पे भी 2 तरह के आइटम की ही प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि टेबल और चेयर की प्रोडक्शन हो रही है। तो सपोज करो बेटा टेबल और चेयर का उसने बिजनेस करने का सोचा कि वो टेबल और चेयर किसी बाहर के दूसरे स्टेट से लेके आएगा और यहाँ अपनी शॉप पे रख के फिर उनको सेल परचेज करने की सोचेगा। बट ही डिसाइड कि दैट he will deal with only these 2 things, table and chairs. Now question is, पहले उसने अपना स्पेस चेक किया। तो जो उसका स्पेस है, जो उसकी शॉप है वो ऐसी है कि उसमें 100 आइटम से ज्यादा नहीं आ सकता। टेबल और चेयर जो वो खरीद के लेके आएगा उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि उसमें 100 आइटम से ज्यादा आ सके। तो इट मीन्स जो टेबल और चेयर परचेज करके लेके आएगा बेटा उनके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। वो 100 के इक्वल हो सकते हैं या 100 से लेस हो सकते हैं। सपोज वो दिल्ली गया, दिल्ली से उसने सामान खरीद के लेके आया तो ज्यादा से ज्यादा वो 100 खरीद के लेके आएगा या 100 से कम लेके आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा रखने का स्पेस उसके पास है ही नहीं है। वो 100 आइटम से ज्यादा अपने शॉप में सामान नहीं रख सकता। तो फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन कि let he start his business with X टेबल, मान लेते हैं X टेबल एंड Y चेयर्स के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो टेबल जो उसने ली मार्केट से वो X ली और चेयर उसने ली बच्चे Y। तो फर्स्ट कंडीशन देन अकॉर्डिंग टू देन
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंडेशंस क्या क्या हुई उसकी। पहली बाउंडेशंस हुई उसकी, क्या बाउंडेशंस है बेटा पहले की, x और y की जो टोटल काउंटिंग है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। आप यहाँ लेस देन इक्वल टू ना लिखाओ, दिस इज जस्ट रफ टेबल जिससे आपको आपकी जो बड़ी सी स्टेटमेंट आपको दी होगी उसको आप समराइज करके सिंपल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा बेटा x प्लस वाई, दिस इज लेस देन इक्वल टू 100। दिस इज आवर फर्स्ट इनइक्वलिटीज, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी होगी। अब स्पेस का उसने देख लिया। अब दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है। अब कॉस्ट देखा जाएगा कि क्या है। सपोज करो जो एक टेबल है वो मार्केट से जब वो लेके आता है तो वो मार्केट से मिलती है उसको 500 की, और जो एक चेयर है वो उसको मिलती है 400 की। वो मार्केट में, जैसे मैं दिल्ली गया पैसे लेके तो मैंने पता किया वहाँ रेट का कि टेबल और चेयर मुझे होलसेल में लेनी है तो किस रेट में मिलेगी। तो उन्होंने बताया एक टेबल आपको 500 की मिलेगी, दूसरी एक चेयर आपको 400 की मिलेगी, जितना मर्जी सामान आप ले जाओ। तो बेटे मान लो वो कुछ टेबल खरीदता है, एक्स टेबल खरीदता है और वाई चेयर खरीदता है। तो अब बात आ जाती है बाउंडेशन की, तो उसका बिल कितना बनेगा। उसने अगर 500 की एक टेबल है और उसने एक्स टेबल खरीद ली तो उसका बिल दैट इज 500x प्लस 400y बना। तो 500 और 400 की उसने एक टेबल उसने 500 रुपीज की खरीदी, एक चेयर उसने 400 की खरीदी। सपोज उसके बंदे के पास मान लो 1 लाख रुपीज थे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए 1 लाख थे इसके पास बंदे। तो इट मीन्स उसका जो शॉपकीपर का बिल है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो जब मैं सामान दिल्ली से खरीद के लेके आऊंगा वो सामान की कॉस्ट 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका बिल बनेगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, वो 1 लाख रुपए से कम बनना चाहिए बेटा। इसको इनइक्वलिटीज को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीरोस को कैंसिल करके यू कैन राइट दिस 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 1000। दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। इसमें और भी बहुत सारी बाउंडेशंस हो सकती हैं कि उसने बिजनेस ऐसे शुरू किया कि नंबर ऑफ टेबल डबल होनी चाहिए नंबर ऑफ चेयर से या हाफ होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हम स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। अब बच्चे वो क्या सोचते हैं आगे, ये दो ही कंडीशन हम मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन सब चीजों को वो मार्केट में आके सेल कर देता है। मार्केट में जितना हम ये ज्यूम करके चलेंगे कि जो सामान जितना सामान ये सुरेश होलसेल में खरीद के लेके आया दिल्ली से अपनी दुकान के लिए, वो सारा सामान उसका सेल हो जाता है। उसने जितनी भी एक्स और प्लस वाई जो आइटम्स खरीदे हैं वो सारे का सारा सेल हो जाता है इसका। तो सेल होने के बाद एक टेबल पे इसको सपोज करो एक टेबल पे इसको प्रॉफिट होता है 50 रुपए का और एक चेयर पे इसको प्रॉफिट होता है 45 रुपए। एक टेबल बेचता है तो 50 रुपए प्रॉफिट मिलता है, एक चेयर बेचता है 50 रुपए, एक चेयर बेचता है तो 45 रुपए प्रॉफिट होता है। तो हमारा किसी भी बिजनेसमैन का टारगेट होता है कि जो प्रॉफिट होगा दैट मस्ट बी मैक्सिमम, वो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। यहीं पे काम करता है कोई भी बिजनेसमैन। तो नाउ क्वेश्चन इज, इसमें फर्स्ट इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बनी और इसमें एक चीज और आएगी कि वो क्या हो सकता है। जैसे वो टेबल एक्स टेबल और वाई चेयर सेल परचेज का काम शुरू कर दिया तो कम से कम जब वो वहां से खरीद के लेके आएगा ऐसा हो सकता है कि वो सारी की सारी टेबल खरीद ले आए, उसको लगता है कि टेबल में ज्यादा प्रॉफिट है या चेयर में ज्यादा प्रॉफिट है, सारी चेयर खरीद लाए। तो अगर वो सारी टेबल खरीदता है चेयर बिल्कुल नहीं खरीदता तो इसका मतलब चेयर वाई, जो वाई की मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। कभी भी वाई नेगेटिव में नहीं आएगा और एक्स भी कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। सपोज करो वो बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर देता है तो एक्स और वाई की वैल्यू जीरोस हो जाएंगी, नंबर ऑफ टेबल 0, नंबर ऑफ चेयर्स भी 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x and y that is 0, it means x and y are always greater than or equal to 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस और तीसरी और चौथी इक्वेशंस ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। तुम्हें याद हो तो तुम्हारी 11th क्लास में x और y हमेशा ग्रेटर देन 0 होते थे, तो इसलिए जो सेडिड रीजन आता था वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता था। तो ये हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है बेटे। देन हमें जो देखना होता है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या चीजें देखनी होती हैं कि बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होएगा, या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट हमारी पॉकेट से जो पैसे खर्च होंगे प्रोडक्शन करने में वो कम से कम कब होंगे।
तो यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे एक अलग से पॉइंट लिखा जाएगा। देन प्रॉफिट जेड से मेंशन करेंगे हम हर क्वेश्चन में, दैट प्रॉफिट इज 50x प्लस 40y। अगर हम x टेबल और y चेयर्स को सारे को सेल कर देते हैं तो हमें एक टेबल पे 50 रुपये मिलते हैं, तो x टेबल पे 50x प्लस उधर 40y, ये प्रॉफिट हम चाहते हैं कि दिस प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो नाउ क्वेश्चन इज अब तुम्हारे सामने क्लियर क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बताओ वो सुरेश कितनी टेबल्स और चेयर्स के साथ अपना बिजनेस शुरू करे with limited space with limited amount so that he can get maximum profit। वो कितनी टेबल और कितने चेयर खरीदे, वो घर बैठ के सोच रहा है बैठा बैठा कि मैं कल मार्केट में जाऊंगा तो मैं कितनी टेबल और चेयर खरीद के लेके आऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो उसके पास पैसे भी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। उसके पास जो शॉप पे स्पेस है वो भी ऐसा है कि उसके उस शॉप पे 100 से ज़्यादा आइटम्स नहीं आ सकते। तो अब वो घर बैठ के सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस, जो बच्चे जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग अपना बिजनेस सोच समझ के चलाओगे, ऐसे ही नहीं चलाओगे कि बस बिना सोचे समझे शुरू हो गए। तो वो सोच रहा है कि मैं अपना बिजनेस की ढंग से शुरू करूं कि मेरा जो प्रॉफिट आए वो मैक्सिमम आए। तो जो ये लोग MBAs करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठते हैं, CEO बैठते हैं, CEO, तो उनका काम यही होता है कि वो ऑफिस में बैठ के ये हिसाब लगाते हैं कि किस काम को उनकी ढंग से करें कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या फिर कंपनी अगर अपनी जेब से खर्च कर रही है तो कोई काम, कोई प्रोडक्शन किस तरह से हो कि उसमें कंपनी का कॉस्ट मिनिमम लगे, कंपनी का खर्चा कम से कम हो लेकिन कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो यही काम आपको सीखना है यहाँ पे कि अगर ये कंडीशंस आपके सामने है तो हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। जबकि ये हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है ये बाउंडेशंस है हमारे पास, और ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम देखना होता है। जेड यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैक्सिमम हो गया। अगर ये कॉस्ट होती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपके अपनी तरफ से लगानी होती, तो फिर ये मिनिमम आ जाता। तो ये जो ऊपर वाली सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है ये आप 11th में कर चुके हैं, अगर आपको याद हो ठीक से। इनका ग्राफ बनाते थे आप, सेडेड का पोर्शन करते थे उसको, 2 3 4 5 6 इक्वेशंस होती थी। NCERT में भी अच्छे क्वेश्चन है और एलिमेंट्स बुक में आर्टिजन में सभी में अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला काम तो 11th का ये बच्चे, इसमें आप फिर से इनइक्वलिटीज से ग्राफ बनाओ, सेडेड पोर्शन बनाइए, जो आप 11th में करते थे वही रिपीट करना है आपने। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं जो करवाता था, मैं ऐसे करवाता था। वैसे तो बहुत आसान है तो, लेकिन फिर भी आप इसके 2 स्टेप बना लो। पहला स्टेप में कंसीडर इक्वेशंस, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज को छोड़ दो, इक्वेशंस ले लो। जैसे पहली इक्वेशन x + y = 100 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5x + 4y = 1000। इस इक्वेलिटी से आप अपना ग्राफ ड्रॉ करिए, जो 10th क्लास से करते आ रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। आपकी मर्जी, आपने टेबल बनाना है टेबल बना सकते हो, नहीं तो 11th क्लास में तुमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो, उससे आपका फटाफट ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट टेबल वगैरह बनाना नहीं है, यहाँ तो हमें फटाफट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x/a दैट इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y/b दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इनको मिला देंगे तो दिस इक्वेशन इज x/a + y/b = 1। तो ऐसे आप चाहें तो आप अपनी इन इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटरसेप्ट पता लग जाएंगे, फिर फटाफट ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, कोई कंडी बाउंडेशन नहीं है। तो जैसे इस इक्वेशंस को मैं लिखना चाहूँ तो x/100 + y/100 = 1, इसका मतलब इंटरसेप्ट 100 और 100 हो गए। दूसरी इक्वेशन को करना चाहें बेटे 1000 से डिवाइड कर दो, तो x/200 और प्लस y/, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 250, दिस इज 250 = 1, ये आ जाता है। तो दोनों इक्वेलिटीज के हमारे पास ग्राफ आ गए, x/100 y/, दिस वन। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें और इसमें हमें दे रखा है x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो इट मींस जो सेडेड रीजन आएगा दैट इज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा सा स्पेस देंगे, बाकी को छोटा कर देंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ये रब कर देते हैं। आपके पास जब भी x और y ग्रेटर देन 0 लिखा हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा स्पेस ज्यादा देना, लाइक दिस। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया इधर
This is y positive, this one is x positive, this is origin, and this one is x negative, this is y negative. अब आप देखिए जरा x और y के इंटरसेप्ट कहाँ तक है, x में 200 तक है, y में 250 तक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये 100 आता है तो दूसरा 200, अपना स्केल अच्छे से डिसाइड करना। दिस वन इज अगेन 100, दैट इज 200, तो ये तुम्हारा कहीं 250 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। 100 ये 200 तो 250 हो जाएगा, इसको आप 150 स्केल अप अपने आप आपको पता है कैसे करना होता है। दिस इज 50 एंड दिस इज 150। नाउ x to 100 एंड y 100, तो x 100 बेटा ये और y 100 दिस इज, तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। यहाँ पे इक्वलिटी का निशान था तो डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे आप, स्केल और पेंसिल से करना है आपको ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ पेज पे, और इसकी इक्वेशन भी लिख दो। जिस लाइन का ग्राफ ड्रॉ हुआ है उस लाइन की इक्वेशन लिख दो, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 100। और हमें पता है सैडिड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इक्वेशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लिख दे। जैसे यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 100, दोनों तरफ एरो लगाओ। देन सेकेंड इक्वेशन x टू 100, ये 200 आ गया, एंड y 250, तो दिस इज 250। तो इन दोनों को फिर से मिलाओ, सॉरी इन दोनों को फिर से मिलाइए तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है, दिस वन, एंड दिस इक्वेशन इज, इसको अभी नाम लिख दो, आप यहीं लिख देते हैं चलो, दैट इज 5x प्लस 4y इक्वल टू 250, ये दूसरी इक्वेशन है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना था, पहला स्टेप है ये कंसीडर इक्वेशन। इक्वेशन लिखो, उसको इंटरसेप्ट में करो या टेबल बनाओ, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। जैसे ग्राफ ड्रॉ होता है देन सेकंड स्टेप इज कंसीडर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को लेके चलिए, कंसीडर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या है बेटा, फिर से जो शुरू में थी हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 एंड सेकंड इज 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 1000, ये दो इनइक्वालिटीज थी। तो इन दो इनइक्वालिटीज में, ये दो लाइन है उनकी, तो इन दो इनइक्वालिटीज में अब हमें ये देखना है, जैसे 11th में करते थे आपकी सैडिड रीजन कहाँ है, ये हमारी इक्वेशंस है। तो इसका सैडिड रीजन राइट साइड में ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, तो उसके लिए हम कोई एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी में रखते थे जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी ले रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तो पुट एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो बेस्ट पॉइंट इज व्हाट, 0 0, सबसे बेस्ट 0 0 होता है, तो पुट हियर 0 0। तो 0 प्लस 0 दैट इज लेस देन इक्वल टू 100। तो दो चॉइस होती है, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, 0 लेस देन 100, वो 0 लेस देन 100 होता है। तो अगर ट्रू होता है तो 11th को याद करो। तो देयरफॉर जो फीजिबल रीजन बोलते हैं हम इसको, जो फीजिबल रीजन आएगा, फीजिबल रीजन दैट लाइज टुवर्ड्स दैट पॉइंट, टुवर्ड्स ओरिजिन, जो पॉइंट आपने पुट किया उसकी तरफ। तो बेटा ये तो हमारा ओरिजिन था और ये लाइन है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब इस तरफ आएगा। देखिए ध्यान से जरा, इसको ज्यादा सैडिड नहीं करना, बस थोड़ा सा आप आइडिया लगा लो कि रीजन किस तरफ होगा। ये टुवर्ड्स ओरिजिन है तो हमने पेंसिल से निशान लगा लिए, बाद में हम इसको पेंसिल के निशान को भी हटा देंगे। हमारा जो फाइनल सैडिड रीजन होगा सिर्फ उसको सैडिड करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा सब हटा देंगे, नहीं तो बहुत इसमें खिंच हो जाता है। सेकंड इक्वेशन में भी आप कोई पॉइंट पुट करो जो उस लाइन के ऊपर ना हो, तो इसमें भी आप ओरिजिन पुट कर सकते हैं 0 0, क्योंकि ये लाइन भी 0 0 में से पास नहीं होती। तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 1000, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो देयरफॉर फीजिबल रीजन अगेन लाइज टुवर्ड्स, इसमें भी वही आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन, इसमें भी ओरिजिन की साइड है, तो इसका मतलब इसका रीजन भी इधर ही है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये रीजन टोटल इधर ही आ रहा है। अब देखिए कहाँ रीजन आ रहा है, इस लाइन से भी इस साइड में और उस लाइन से भी। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, इस लाइन से इधर वाला हुआ। बट इसमें आप यहाँ मेंशन करोगे, बट हमें ये भी पता है कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। जो मैंने लिखा कि अगर वो बिजनेस सारे के सारे टेबल खरीद लेता है तो इसका मतलब चेयर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, और सारी चेयर खरीद लेता है तो टेबल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x एंड y दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दे नेवर बी 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप यहाँ मेंशन करो, देयरफॉर जो फीजिबल रीजन आएगा दैट लाइज
ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं आएगा। तो अब आप मुझे बताइए जो ए रीजन है, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा रीजन, क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो इस लाइन से भी इधर है, तो इस लाइन से इधर जब हम लगाते हैं तो वो इधर भी आ जाता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। लेकिन ये बात बता रहा है हमें कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इट मींस रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ का भी हटेगा, ये भी हट जाएगा, एंड देन वी फाइनली लेफ्ट विद दिस पोर्शन। हमारे पास ये फाइनल पोर्शन बचता है, दिस पोर्शन, दिस इज अवर सेडेड रीजन। आप इस रीजन को सेडेड कर देंगे जो आपका फाइनल में आता है। ओके, अब जो फाइनल में रीजन आए थे आप यहां लिख सकते हो, देन सेडेड पोर्शन, सेडेड पोर्शन 11th का काम चल रहा है यहाँ पे, सेडेड पोर्शन ऑन ग्राफ, ग्राफ पे सेडेड पोर्शन है, दैट रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड रीजन। सेडेड पोर्शन है वो रिक्वायर्ड रीजन है, वो सॉल्यूशन है। अब सेडेड रीजन का मतलब क्या होता है? जो सेडेड रीजन है उसके कुछ कॉर्नर्स होंगे। दो मेथड होते थे एक्चुअल में, जो हम प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं, उसके पहले हमारे सिलेबस में दो मेथड होते थे, दैट वन इज कॉर्नर मेथड एंड सेकंड इज आइसोप्रोफिट मेथड। तो अब सिर्फ एक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर मेथड। तो कॉर्नर मेथड का मतलब होता है कि जब हम जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो या फिर ये कॉस्ट निकालनी हो, प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, कॉस्ट मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम या मिनिमम बोथ क्वांटिटीज आर ऑलवेज अकर्ड एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ योर सेडेड पोर्शन। जो तुम्हारा सेडेड पोर्शन होगा उसके कॉर्नर पे आएगा बेटा। यहाँ पे सेडेड रीजन के तीन कॉर्नर है, ए, दिस ओरिजिन एंड दिस इज बी। तो इन तीनों कॉर्नर्स में से किसी एक कॉर्नर के ऊपर जेड की वैल्यू मैक्सिमम भी आ सकती है और मिनिमम भी आएगी। अगर प्रॉफिट पूछा हुआ है तो मैक्सिमम पूछा है तो हमें सिर्फ वो कॉर्नर सेलेक्ट करना है जिसपे जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर किसी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी होगी तो हमें वो कॉर्नर सेलेक्ट करना है जिसपे जेड की वैल्यू मिनिमम है। तो इसलिए हमारे पास जितने भी सेडेड रीजन के कॉर्नर आएंगे उन सभी को पॉइंट आउट करना है। पहले यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, कई बार 6 तक आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ कॉर्नर 6 तक आ जाते हैं, तो हमें 6 के 6 पॉइंट्स पे वो डिसाइड करना होगा। तो नाउ दिस इज आवर प्रॉफिट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नाउ अब हम प्रॉफिट को उठाते हैं, तो z इज इक्वल टू 50x प्लस 45y, और अपने कॉर्नर पॉइंट को देखें बेटा, ये कॉर्नर लिखिए, यहाँ पे z ये आ जाता है और इस पे कॉर्नर पॉइंट पे अपने z की वैल्यू निकालते हैं। नाउ a और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हुए? 0, 100, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, तो पहला पॉइंट 0, 100, देन ओरिजिन दैट इज 0, 0, एंड देन तीसरा पॉइंट आ जाता है b एंड दिस इज 0, 100, 100, 0। ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। इन तीनों पॉइंटों की एक टेबल बनेगी सिंपल सी, उस टेबल में आप इनकी वैल्यूज निकाल के रखिए, जेड की वैल्यू दैट इज प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट देखो आप कितना होता है, जब 0, 100 लेते हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, तो 4500, दिस इज प्रॉफिट। अगर 0, 0 पुट करते हो तो 0, 0, 0 का मतलब हुआ कि ना आपने टेबल खरीदी ना आपने चेयर खरीदी, आपने कुछ नहीं किया, बस आप पैसे लेके बैठे हुए हैं दुकान पे, आपने ना टेबल उसमें खरीद के रखी ना चेयर खरीद के रखी, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया आपने, तो उस केस में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 0। और अगर आप ये 100 टेबल खरीदी और 0 चेयर्स, तो आप x की जगह 100 रखेंगे, y की जगह, तो देन योर प्रॉफिट विल बी 5000। तो इनमें से कई बार ये 3 पॉइंट थे तो 3 वैल्यूज आई हैं, 5 पॉइंट होते तो 5 वैल्यू आती है। इनमें से आप वो वैल्यू सिलेक्ट करो जो हमें मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट था जेड मैक्सिमम होना चाहिए, तो दिस वैल्यू इज देयर, तो यहाँ पे आप एरो निशान लगा के ऐसे मैक्सिमम लगा दो। आवर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 5000, एंड व्हेन वी विल गेट दिस मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन वी स्टार्ट आवर बिजनेस with 100 टेबल एंड 0 चेयर्स। इस बात को आप इस क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन कर देंगे, यहीं पे मेंशन कर देता हूं मैं। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन गेट या ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5000, 5000 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है व्हेन ही स्टार्ट हिज बिजनेस, या when we start our business with 100 table and 0 chairs। जब हम अपना बिजनेस
100 टेबल और 0 चेयर के साथ शुरू करें तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। तो हमने घर बैठ के हिसाब लगा लिया कि हमें सिर्फ टेबल का बिजनेस करना चाहिए, चेयर का बिजनेस नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द एक्चुअल ग्राउंड ऑफ योर बिजनेस, लेकिन इसमें एक रफ आइडिया दिया गया है कि हम कैसे कैसे अपने बिजनेस के बारे में अंदाजा लगाते हैं, कैसे कैसे उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मीन्स प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वही इसमें कुछ बताया गया। दिस इज कॉल्ड अलोकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, बट दिस इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। जैसे हम किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट कब होगा। तो यहाँ पे किसी कंपनी, हमने कोई सपोज करो जैसे यहाँ लिबर्टी की कंपनी है आपकी करनाल में, तो अगर आप सोचते हैं कि आपने कोई कंपनी शुरू कर ली, मान लो उसमें आपने 2 तरह के कोई आइटम बनाने शुरू कर दिए। सपोज करो आप क्रिकेट के बैट्स और विकेट बनाते हैं, तो उन क्रिकेट के विकेट और बैट्स को बनाने में आपको लेबर की रिक्वायरमेंट, स्पेस की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन किस तरह से करें, स्टार्ट करें अपनी, कि आपका जो प्रॉफिट है उनको सेल करने के बाद वो मैक्सिमम आए, या फिर वो प्रोडक्शन किस तरह से करें कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो अभी आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के साथ आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसको। ओके, बाय।